इस लेक्चर में हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और साथ ही साथ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अभी हम आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो स्टेट बोर्ड में जो चैप्टर दिए गए हैं उन पर आपको क्वेश्चन किस तरह से कौन से पूछे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो दैट इज द केस। सो कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आप में ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए दिए गए हैं। सो दैट इज सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और दैट इज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए दिए गए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले रेस्पिरेशन हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट जो एमसीक्यूज या फिर आंसर इन वन क्वेश्चन पे पूछा जाता है वो क्या होता है, डिफरेंट रेस्पिरेटरी सर्फेसेस एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट फाइलम, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ओके, डिफरेंट जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सरफेस है इन पर एमसीक्यूज या फिर आंसर इन वन क्वेश्चन बनता है, इसे कर लेना है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रेयरली 4 मार्क्स के लिए आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, सी। सो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ पर बनता है लैरिंग्स पर, स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है, बहुत ही आसान सी डायग्राम है, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ड्रॉ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ द लैरिंग्स, या 3 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और साथ ही साथ डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट जो पूछा जाएगा दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, दैट इज द एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन जो है इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, जो बहुत ही कॉमन है और कई बार पूछा गया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको ब्रीदिंग के जो मैकेनिज्म है, एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपने ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करनी है और एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है इन शॉर्ट, ठीक है। बच्चों एमसीक्यूज, इस पर अगर एमसीक्यूज बनेगा, नीट में कई बार एमसीक्यूज आता है, मैक्सिमम टाइम्स हर साल जो क्वेश्चन आता है, ओके, दैट इज द पल्मोनरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। सो इस पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज जो आने के जो चांसेस है वो कहाँ है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम जो 500 ml होता है और 1200 ml दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। इन पर कई बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं। ओके, अगर आप लकी हो तो ये कल एमसीक्यूज के तौर पर पूछे जाएंगे, कल मीन्स आने वाले परसों 17 तारीख को, ठीक है। सो इनसे याद रखना है। सो इट इज वेरी सिंपल वन, बहुत ही आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। सो कभी कभी आपको पूछा जाता है द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस दैट ऑकर इन द alveolus, हाउ इट इज टेकिंग प्लेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो उसे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, डीऑक्सिल ब्लड ऑक्सीजन कैसे होता है इसे एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर कितने लेयर, 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन जो यहाँ, ओके, टोटल वैसे तो 5 लेयर्स है मगर 2 ही यहाँ पर मेम्ब्रेन है। एक होती है दैट इज द 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन मानेंगे, एक जो है दैट इज द एल्वेलस की वॉल, दूसरी जो है दैट इज द वॉल ऑफ द कैपिलरी, और तीसरी होती है इंटरस्टिशियल लेयर, ठीक है, दोनों के बीच में रहने वाली इंटरमीडिएट लेयर, ठीक है। सो दैट इज द केस, इसे याद रखना है, ठीक है। मेजर क्वेश्चन में यहाँ पर रेयरली, मेजर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मगर इस पर एमसीक्यूज कहाँ बनता है, इस पर एमसीक्यूज बनता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स परसेंटेज, 3% कार्बन डाइऑक्साइड इज इन डिसॉल्व फॉर्म, 97 इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ द दैट इज द हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो इसे याद रखना है। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रेशन है कि किस प्रकार से कितने परसेंटेज पे ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा और डिसॉल्व ऑक्सीजन के द्वारा। सो नेक्स्ट वन, ये बोर्स इफेक्ट जो है हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ये जो दैट इज द ये जो कर्व है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है ये नॉर्मल ग्रोथ कर्व है, ठीक है, दैट इज द केस, बीच मिडल वाली ये राइट या लेफ्ट को शिफ्ट होती है। राइट को शिफ्ट होने के लिए हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, लो पीएच, देन हाई टेम्परेचर होना जरूरी है। देन ये जो नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व है इट कैन शिफ्ट टू द राइट, और इसी को हम बोर्स इफेक्ट कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, बोर्स इफेक्ट। okay, the shifting of the curve towards the right, that is known as Bohr's effect, that is the increase in the concentration of carbon dioxide dissociate oxygen from the hemoglobin, it also known as the Bohr's effect. Okay, so इसे कहते हैं Bohr's effect. Then the shifting of this normal dissociation curve towards the left when it is occur when the oxygen concentration is higher, when the pH is alkaline means 7.4, nearly means slightly alkaline, then साथ ही साथ when the temperature is higher, then this growth curve, sorry, dissociation curve, it shift to the left। ये आपको बताया गया था, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ओके, सो अगला पॉइंट, बोर्स इफेक्ट और हमबर्गर इफेक्ट जो है ये एमसीक्यूज या फिर ये जो है शॉर्ट नोट या डिफाइन और द व्हाट इज बोर्स इफेक्ट, व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट,
व्हाट इज हमबर्गर इफेक्ट, ऐसे एमसीक्यूज कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका परसेंटेज आपको याद रखना है। ओके, 7% ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म, इन डिसॉल्व फॉर्म। देन जो बचा हुआ फॉर्म है 70% इट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, और बहुत ही लेस परसेंटेज जो है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है वो दैट इज ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट ऐसे है, सी ये जो ट्रांसपोर्ट का है इस पर एमसीक्यूज बनेंगे, इसको 4 मार्क्स के लिए रेयरली पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है और बच्चों को ये हार्डली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही हार्डली, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्ट ओमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिसीजेस पर होता है, डिसीजेस पर एमसीक्यूज पर कई बार पूछा गया है। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द respiratory areas of the lung is known as the emphysema. Then respiratory disorder जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इन दोनों पर एमसीक्यूज कई बार पूछे गए हैं। बाकी के अस्थमा, निमोनिया, लैरिंगाइटिस ये कॉमन है, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, एमसीक्यूज आएगा तो इम्फाइसीमा या फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आएंगे, जिससे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ऐसे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन इज दैट इज द सर्कुलेशन पार्ट। सर्कुलेशन में ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ओबिटेड है। देन सेकंड वन, अगला पॉइंट, डायरेक्टली जो सर्कुलेशन पर अगर कोई मेजर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो किस पर आ सकता है। सो दैट इज द डब्ल्यूबीसी पर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको दैट इज ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल को लिखना होगा, और अग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों को लिखना होगा, ठीक है। ओके, या फिर डिस्क्राइब द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, या फिर डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये 4 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बच्चों एक बात आपको बता दें कि ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोसेस है ये कई साल से पूछी नहीं गई है। इस साल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस 3 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है, जिसमें आपको थ्री स्टेप में उसे एक्सप्लेन करना है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, देन सेकंड वन द कन्वर्जन ऑफ द दैट इज कन्वर्जन ऑफ, आपको पता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड थर्ड वन द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन पर एमसीक्यूज कहां पर आते हैं फिर, ठीक है। एमसीक्यूज कहां पर आते हैं, सी बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं, जो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो क्या होंगे। सी, सो एमसीक्यूज पर जो पूछे जाएंगे तो इस पर बेसिकली फंक्शन होगी डिफरेंट तरह के ब्लड सेल्स पर, ओके। तो साथ ही साथ एमसीक्यूज पर या फिर डेफिनेशन के तौर पर आपको क्या पूछा जाएगा, दैट इज व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस, व्हाट इज ल्यूकोपोइसिस, व्हाट इज द वी नो थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस, दैट इज ब्लड प्लेटलेट फॉर्मेशन उसे कहते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज मीन बाय पॉलीसाइथेमिया, बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है पॉलीसाइथेमिया, इरिथ्रोसाइटोपेनिया, इंक्रीज इन नंबर मींस पॉलीसाइथेमिया, ओके। देन leukocytopenia, that is decrease in the number of the WBC. Then leukemia, the pathological increase in the number of the WBC और blood cell, that is known as the leukemia, जिसे हम blood cancer कहते हैं, ठीक है। सो ये कभी डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाएगा, ओके। इसके बाद आपको सभी जो ब्लड सेल्स है इन सभी के फंक्शंस लर्न करने होंगे। कभी कोई फंक्शनल क्वेश्चन आ जाता है फंक्शन पर तो आपको लिखना आ सके, ठीक है। सो आपको याद रखना है फैगोसाइटिक 2 सेल है, दैट इज न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों में, ठीक है। देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल हम न्यूट्रोफिल को कहते हैं, ये आपको बात याद में रखना है, ओके। देन एलर्जिक रिएक्शन बेसोफिल में, बेसोफिल दे परफॉर्म एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक कंडीशन। देन इओसिनोफिल एंटी एलर्जिक रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ओके। सो किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट इन मोनोसाइट। देन द लिम्फोसाइट में जो क्वेश्चन होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल होता है। इओसिनोफिल बाइलोब न्यूक्लियस होता है। देन बेसोफिल फ्लैट होता है, और न्यूट्रोफिल में पॉलीलोब या मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस कभी कभी इस पर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग, जैसे कि हमने आपको बताया 12 डिफरेंट तरह के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो 12 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ओके, जिसमें 6th वाला जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज द केस, ये छोड़ देना है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको लिखने हैं, और
उन 3 स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस 3 मार्क्स के लिए कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए अगला पार्ट आपको बता दें, जो हमने आपको बताया कि 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस पर क्या होता है, वो होता है दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, दोनों में से कोई एक होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में डक्टस आर्टेरियोसस, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में या फिर आंसर इन वन सेंटेंस में कई बार पूछा गया है। Ductus arteriosus. Okay, we know that during the foetal developmental stages, the connection between this, the sinus or the connection between the aorta as well as the pulmonary artery is remain open. That is known as the ductus arteriosus. And after birth, this ductus arteriosus get deposited with the connective tissue, and it is known as the, that is, ligamentum arteriosus. Okay, the remaining part of ductus arteriosus is known as the लिगामेंटल आर्टेरियोसस। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ऐसे ही इसे दिल में छेद कहते हैं, ठीक है, डक्टस आर्टेरियोसस याद रखना। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे आप फोरामेन ओवेल कहते हैं। द रिमेनेंट पार्ट ऑफ फोरामेन ओवेल को आप दैट इज फोसा, ओके, दैट इज द फोसा ओवेलिस कहते हैं। ओके, जो आफ्टर बर्थ डिपॉजिट हो जाता है, जो एट्रियम में प्रेजेंट होता है, उसे याद रखना। लिगामेंटम, ओके, डक्टस आर्टेरियोसस दो आर्टेरी के बीच में होता है जिसमें अवार्टा और पल्मोनरी आर्टेरी है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, फोटल डेवलपमेंट। और फोसा ओवैलिस ये रिमेनेंट पार्ट है इसका, दैट इज द फोरामेन ओवेल का, जो दो आर्टेरी, दैट इज जो एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में या फिर इंटर एट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट होता है, इसे याद रखना। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। एक बार वॉल पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्रियल, दैट इज द मिट्रियल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, तो बाइकस्पिड वॉल को मिट्रियल वॉल कहते हैं, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ट्राइकस्पिड वॉल इट इज प्रेजेंट बिटवीन द right atrium and right ventricle, ये बात याद रखना है। सिमिलर वॉल इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द aorta and pulmonary trunk, तो ये भी बात याद रखना है। ये सारे वॉल पर कभी ना कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, देन अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। सो ये एमसीक्यूज हम आपको बता रहे हैं। ओके, आपको पता है ऑक्सीजन कैरिंग कौन है, देन डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरिंग आर्टेरी और वेन कौन है, ऑक्सीजनेटेड आर्टेरी मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिंग आर्टेरी और वेन कौन है, ये आपको पता रहना चाहिए, आपको पता ही है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। सो स्ट्रोक वॉल्यूम एमसीक्यूज के तौर पर पूछा गया है, दैट इज कार्डियक आउटपुट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार एमसीक्यू के तौर पर क्वेश्चन पूछा गया था, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। ह्यूमन का कार्डियक आउटपुट आपको पता है 50-40 होता है। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट होता है। कभी इसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, if the stroke volume is 60 and heartbeat per minute is 60 beats per minute, then what is the cardiac output? और आप लिख सकते हो 3600 ml, दैट इज 3.6 लीटर, ऐसा लिखोगे। ठीक है, सो आपको पता है इसका जो दैट इज कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज SP इनटू द दैट इज द हार्ट रेट। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, द कंडक्शन ऑफ द हार्ट इंपल्सेस वो कैसे होते हैं। एसए नोड, उसे हम दैट इज द एसए नोड, AV नोड, देन बंडल ऑफ हीस, Purkinje फाइबर, ये सभी चीजें, ये नीट एंड वेल लेवल डायग्राम याद रहेगी तो आप इस पर आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, व्हाई द ह्यूमन हार्ट इज नोन एज मायोजेनिक हार्ट, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, क्योंकि बंडल ऑफ द मसल्स दे जनरेट द इलेक्ट्रिक इम्पल्स सो दैट द rhythmic contraction and relaxation of the heart occurs, therefore the human heart is known as myogenic heart। ये ऐसे आपको लिखना है, सो इट इज वेरी सिंपल वन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, then cardiac cycle, that is atrial systole, ventricular systole and joint diastole, ये होता है, आपको पता है। बच्चों इस बार एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। ओके, व्हाट इज द पल्स, दैट इज द पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर क्या होता है। ओके, सो इस पर कहीं एमसीक्यूज अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी एंड डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी और वेन, हमने आपको लगभग 7 डिफरेंट डिफरेंसेस बताए हैं आर्टरी और वेन के बीच में, ये आपको याद रखना है। ओके, देन पल्स प्रेशर पर एमसीक्यूज इस बार पूछे जाने के चांसेस है, इसमें दिया गया है, दैट इज pulse pressure is the, it is the difference between systolic and diastolic, that is 120 minus 80, तो that becomes the 40 mm of Hg हो जाता है। ठीक है, इस पर एमसीक्यूज पूछे जाने की आशंका है, कभी पूछा नहीं गया है, इस बार पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये था दैट इज द
दैट इज द हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे कार्डियोलॉजी पर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये क्वेश्चन, ये ओमिटेड पार्ट है कई सारे। ईसीजी जो है ये ओमिटेड पार्ट में नहीं है, तो ईसीजी पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, ईसीजी पर क्वेश्चन आता है तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, और ईसीजी के जो वेव्स है, पी वेव्स, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स और टी वेव्स, इन तीनों के बारे में लिखना है। पी वेव्स इज द डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स इज अ depolarization of ventricle, and T waves is the relaxation of the ventricle, that is the left ventricle specially। तो ये waves आपको लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन, चलिए। T waves द repolarization कहना है, repolarization या relaxation of the ventricle कहना है, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल repolarization यानी रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल, याद रखना। चलो ठीक है। सो ये सारे पॉइंट जो है एमसीक्यूज के तौर पर कई बार या फिर कई बार आंसर इन वन सेंटेंस में पूछे गए हैं। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा ही हम आपको 15 मिनट में नर्वस कोऑर्डिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर एक साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो आपको 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा नर्वस सिस्टम पर होता है। ओके, तो हम आपको बता दें प्रोबेबिलिटी ऑफ द 4 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द नर्वस कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर। इस पर 4 मार्क के क्वेश्चन जनरली किस पर होते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको सेरेब्रम कंप्लीट करना होगा। सेरेब्रम पर कई बार मेजरली 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, उसे कैसे याद रखना है हमने आपको बताया था, उस पर कैसे उसे तोड़ना है, कैसे कैसे पॉइंट उस पर लिखते चले जाना है, ठीक है। दैट इज द वेरी सिंपल। हम आपको जो मेजर क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं, तो हम कई कई जो यहाँ के पार्ट है वो हम ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको फास्ट आगे लेकर जा रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर है इस पर कभी क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना। चलिए अगला पॉइंट, तो हम डायरेक्टली ओके ब्रेन के बारे में डायरेक्टली आपको ले जाते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। आपको दैट इज ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, आइक्नोइड मैटर जो है इस पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हो, हमें यकीन है, ठीक है। तो चलिए ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन पर दैट इज सेरेब्रम जो है उस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेरेब्रम आपको याद रखना है जिसे आप टेलेंसेफेलॉन कहते हैं। ओके, सो सेरेब्रम पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है। ओके, इसमें वेंट्रिकल वगैरह सभी चीजें आ जाएगी, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ जाता है, दैट इज द सेंट्रल, दैट इज द वी कैन कॉल स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये इस पर फिगर ड्रॉ करनी होती है, तो आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आएगा तो आपको स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर लिखना होगा, या फिर स्पाइनल नर्व पर अगर क्वेश्चन आता है बच्चों, स्पाइनल नर्व पर, तो आपको 3 मार्क्स के लिए स्पाइनल नर्व पर क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। ओके, जिसमें ramus dorsalis that is mixed nerve, mixed spinal nerve on dorsal side, ramus ventralis, mixed spinal nerve on ventral side, then ramus communicans that is contain only the motor neuron that perform their function in autonomic nervous system। ओके, तो ये तीनों पॉइंट यहां पर आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए 33 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये कैसे होते हैं ये आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कि ये जो 12 डिफरेंट क्रैनियल नर्व्स है इस पर 1 मार्क आंसर इन वन सेंटेंस या फिर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स या फिर एमसीक्यूज पर क्वेश्चन होता है। तो बच्चों आपने एक काम करना है, आपने जो सेंसरी क्रैनियल नर्व्स है दैट इज ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर और ऑडिटरी, फर्स्ट, सेकंड और 8 नंबर के जो नर्व है इसे आपने लर्न कर लेना है, इनके फंक्शन को, इनके ओरिजिन को, ओके, लर्न कर लेना है। और इसके साथ एक जो मिक्स नर्व है, इसके साथ जो मिक्स नर्व जिसे हम वैगस नर्व कहते हैं, इससे लर्न कर लेना है इसके फंक्शन को। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए अगर इन चारों में से किसी पर क्वेश्चन आएंगे, ओके, एमसीक्यूज या जो भी आएगा आप लिख सकते हो, ठीक है। रेफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स वगैरह जनरली ये पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है मगर ओके हम इसे ज्यादा ये नहीं देंगे, तूल नहीं देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। रेयरली पूछा जाता है,
तो हम जनरल क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो हर साल मैक्सिमम आने के चांसेस होते हैं। ये सारे पार्ट ओमिटेड है, ईयर का स्ट्रक्चर, आई स्ट्रक्चर, ये सारे पार्ट ओमिटेड पोर्शन में चले गए हैं, इन सभी को ओमिट कर दिया गया है। अब डायरेक्टली दैट इज हार्मोनल सिस्टम शुरू हो जाती है। ओके हम लेक्चर के समय ये सारे पॉइंट आपको बताए हुए ऑलरेडी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख भी सकते हो उस पर, ठीक है। देन अब बच्चों इंडोक्राइन सिस्टम पर, हार्मोनल सिस्टम पर 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पर बच्चों एमसीक्यू होता है। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर एमसीक्यूज होता है बच्चों, याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये एमसीक्यू के बारे में, यहाँ पर ये एमसीक्यूज के बारे में इसको बता दें आपको, ठीक है। सी हियर, सो जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, दे आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। डायरेक्टली ये न्यूक्लियस के भीतर इनके रिसेप्टर होते हैं और वो डायरेक्टली वहां पर डिफ्यूज हो जाते हैं। ओके मगर जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन नहीं होते, उनके रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट को याद रखना। जैसे पेप्टाइड हार्मोन है, एफएसएच है, टीएसएच है, ओके, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, डिफरेंट हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। ओके सो ये सारे हार्मोन के रिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। ओके सेकेंडरी मैसेंजर कौन होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम आयन या फिर डोपामाइन या फिर साइक्लिक एएमपी, ये जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। इस पर भी एमसीक्यू पूछा गया है, याद रखना। ओके तो इस पर यही क्वेश्चन आता है, इसके ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए अगला पॉइंट, स्नैप्स का क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो, स्नैप्स की आपको डायग्राम वगैरह आती है, ठीक है। देन अगला पार्ट, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके दैट इज द सोमैटो। आपको पता है स्टैपल घे, ये आपको निमोनिक याद रखना है, दैट इज सोमैटोस्टैटिन, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन, ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, देन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें आपको एफएसएच और एलएच इनके बारे में लिखना है, बस फिनिश। ये एडेनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स है। देन न्यूरोहाइपोफाइसिस ये कोई हार्मोन बनाता नहीं है, मगर जो हार्मोन यहाँ पर हाइपोथैलेमस बनाता है, उसके द्वारा ये हार्मोन जो है ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में आते हैं। आपको पता है वो कौन है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस में स्टोर होते हैं। इनके फंक्शन याद रखना है, एडीएच दैट इज द ऑस्मोरेगुलेटर, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, ओके इन फीमेल जनरली, ओके यूटेराइन मसल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को याद रखना। सॉरी बर्थ हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन को प्रोजेस्टेरॉन को कहा जाता है, और बर्थ हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ओके चलिए अगला पॉइंट, सो ये हार्मोन लर्न करना है, ओके इन सभी के हार्मोन के फंक्शन लर्न करने हैं, ठीक है बच्चों। ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको बता दें, ओके बहुत सारे जो डिसीजेस है उस पर एमसीक्यूज पूछा जाता है। आपको 4 डिसीज लर्न करना है यहाँ पर। 4 डिसीज कौन से है जिस पर एमसीक्यूज होता है, सी 1 मिनट, ओके हो ही गया यहाँ पर, ठीक है। सी 4 इंपॉर्टेंट डिसीज जिस पर एमसीक्यूज होता है वो कौन से हैं, ओके सो दैट इज आपको पता है थायराइड के, दैट इज द एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर जिसे हम ग्रेव्स डिसीज कहते हैं, ये इस पे एमसीक्यूज कई बार पूछा गया है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये आपको पता है, ठीक है। देन दैट इज क्रेटिनिज्म, मैक्सोडीमा, ओके क्रेटिनिज्म मैक्सोडीमा, इन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वन डिसीज दैट इज एडिसन्स डिसीज, ओके एडिसन्स डिसीज जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से संबंधित है, ठीक है। देन इस पर भी एमसीक्यूज कई बार पूछे गए हैं, ओके कुशिंग डिसीज एंड एडिसन डिसीज याद रखना, ठीक है। सो इन पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके एडिसन डिसीज आपको याद रखना है और कुशिंग डिसीज, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, देन पैनक्रेटिक हार्मोन आप सभी को पता है, अल्फा सेल्स दैट इज द ग्लूकागॉन, बीटा सेल दैट इज द इंसुलिन, डेल्टा सेल दैट इज द सोमैटोस्टैटिन, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस इट इज कॉल्ड ड्यू टू द
इन absence और द लो सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन, याद रखना, ठीक है। तो बच्चों ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। ओके, सो गोनाडोट्रोपिन वगैरह जो है, टेस्टिस वगैरह, टेस्टिस के हार्मोन कौन से हैं, ओवरी के हार्मोन कौन से हैं, ये सारे पार्ट जो है हमने रिप्रोडक्शन में कवर किए हुए हैं। ओके, सो ये सारे हार्मोन्स पर आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, ठीक है। आपको बता दें इकोलॉजी का जो पोर्शन है, इकोलॉजी पर मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ पर पूछे जाते हैं, लास्ट के कुछ मिनट बचे हुए हैं उस पर आपको बता दें बच्चों। हर साल जो है ये जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती है, जैसे कि कॉमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस, देन म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, एमेंसलिज्म वगैरह वगैरह, ये सारे जो डिफरेंट तरह के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है, इस पर हर बार कोई ना कोई इंटरेक्शन पूछा ही जाता है। और मैक्सिमम टाइम जो इंटरेक्शन किस पर पूछे जाते हैं, दैट इज नंबर 1, दैट इज द सिम्बायोसिस, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। इस पर कई बार इन पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी एमसीक्यूज आता है तो आप उसे हैंडल कर लोगे, हमें यकीन है, ठीक है। बाकी का बहुत सारा मेजर पोर्शन जो है इसमें ओमिटेड है। जो हम मेन पॉइंट है वही आपको बता रहे हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन चैप्टर इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो ओमिटेड है। ओके, साइकिल वगैरह ये सारे पॉइंट ओमिटेड है, ये बहुत सारे पॉइंट ओमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। इसे अगर आप इस चैप्टर को अगर आप नहीं करते हो तो भी चलेगा, मगर इसमें आपको क्या करना है, यूट्रोफिकेशन कर लेना है। ओके, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन आपको करना है। इस पर एमसीक्यूज आते हैं, याद रखना। ओके, देन क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है ये याद रखना है। प्राइमरी सक्सेशन के एग्जांपल याद रखना है, सेकेंडरी सक्सेशन के एग्जांपल याद रखना है। बस यही पार्ट है इकोसिस्टम में जो पूछा जाने वाला है आने वाले एग्जाम में। मतलब ये हम आपको प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। ओके, हम कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करने वाले नहीं है, ठीक है। मगर हमें मतलब जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर अब तक देखे हुए हैं उस पर जो मेजोरिटी क्वेश्चंस है ना, उसके बेसिस पर हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं, याद रखना, ठीक है। सो पायोनियर स्पीशीज क्या होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होती है, पायोनियर कम्युनिटी के एग्जांपल, हाइड्रोसीयर की पायोनियर कम्युनिटी कौन है, जीरोसीयर की पायोनियर कम्युनिटी कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं एमसीक्यूज के तौर पर। ओके, सो बच्चों लास्ट पॉइंट, लास्ट चैप्टर। ओके, इसके बाद जो लास्ट चैप्टर आएगा, ओके, इकोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो ओमिटेड पार्ट है, ओमिट किया गया है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, लास्ट वन, दैट इज बायोडायवर्सिटी। ये ओमिटेड पार्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, दैट इज स्पेसीज वगैरह वगैरह जो है, जेनेटिक स्पेसीज वगैरह, देन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी जो है बच्चों, इसमें जो इविल कॉर्टेट है, फोर इंपॉर्टेंट इविल कॉर्टेट, कॉजेस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के जो इविल कॉर्टेट है, जिसमें हैबिटेट लॉस, एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीशीज एंड को एक्सटिंक्शन। तो ये जो 4 इंपॉर्टेंट कॉजेस है, 4 मेजर कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस के, उसे इविल कॉर्टेट कहते हैं। और ये 4 मार्क या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, अगर नहीं आए तो 3 मार्क्स के लिए आ ही जाएगा। ओके, इसमें डोडो याद रखो, स्टेलर काउ याद रखो, और पैसेंजर पिजन याद रखो, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चलिए अगला पार्ट, लास्ट पार्ट जो इसमें पूछा जाएगा, दैट इज एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन। बच्चों इसे कर कर रखो, ये 2 मार्क 3 मार्क एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा गया है। सो यहाँ पर जो है आपका होल सिलेबस यहाँ पर मीन्स बाकी का पार्ट ओमिटेड है। ओके, सो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। ओके, सो हमने आपको कल और आज 2 दिन में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं। ओके बच्चों, एक दिन में एक बात आई है, माइंड में एक छोटी सी बात आई है। वो क्या है, वो ये है, आपको बायोपायरेसी और बायो पेटेंट बायोटेक्नोलॉजी का करना है, वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए हर साल आता है, बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के लास्ट में दिया गया है, वो कर लो आप, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर हमने आपको सारे मेजर क्वेश्चन बता ही दिए हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन ये क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इसे याद रखो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसे भी याद रखो।
तो इस तरह से बच्चों आपका ये कंप्लीट हमने आपको कल और आज में हमने जो मेजर क्वेश्चन होते हैं वो सारे बता दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, कल का दिन एक दिन आपके पास है, होल रिवीजन करो। धन्यवाद, सी यू टुमारो।